नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल केरनी देख रहे हैं आप सब। मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के 10 से ज्यादा शहरों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी आईआरजीसी के कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, तटीय और रक्षा सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों की चपेट में रिहायशी इलाके भी आए हैं, जहां केशन द्वीप पर एक दंपति और उनके 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की कोशिश के बाद अब हमारी बारी थी। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट, तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या यह सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर मिडिल ईस्ट अब एक व्यापक युद्ध की ओर बढ़ चुका है। क्या ईरान अब और बड़ा जवाब देगा और क्या इस टकराव की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? इस पूरी घटनाक्रम पे हम चर्चा भी करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। ईरान और अमेरिका का युद्ध रोकने की जगह अब फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी की इस युद्ध में एंट्री हो गई है। हालांकि सऊदी ने सीधे ईरान पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने ईरान को उकसाने का प्रयास किया है। हाल ही में सऊदी और अमेरिका की एयरफोर्स ने इराक में ईरान की प्रॉक्सी गुटों पर जोरदार हमला किया, जिससे ईरान भड़का हुआ है और उसने सऊदी को सख्त चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और सऊदी अरब पर इराक में किए गए हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद पश्चिमी एशिया में युद्ध और संघर्ष को और फैलाना है। भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से इराक के कई इलाकों में किए गए आक्रामक हमलों की कड़ी निंदा करता है। इन हमलों में इराक की आधिकारिक संस्थानों से जुड़ी सुविधाओं और जगहों को निशाना बनाया गया। साथ ही अरबिंद तीर्थ यात्रा के जुलूसों यानी मावाकिब और तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए बनाए गए केंद्रों पर भी हमले किए गए। ये हमले इराक की राष्ट्र संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 4 और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का भी साफ तौर पर उल्लंघन करते हैं। ये कार्रवाई अमेरिका और जायोनी शासन के उन उद्देश्यों के अनुरूप है जिसका मकसद पश्चिमी एशिया में युद्ध और संघर्ष को और फैलाना है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, इन आक्रामक कार्रवाइयों में कई निर्दोष इराकी लोगों की मौत पर ईरान अपनी संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही वो इराक की सरकार और जनता के साथ ईरान के इस्लामी गणराज्य के पूरे समर्थन और एकजुटता को दोहराता है। वो इन खतरनाक, अमानवीय और उकसाने वाली कार्रवाइयों के लिए युद्ध को बढ़ावा देने वाले अमेरिकी शासन और क्षेत्र में उसके सहयोगियों को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है। इन हमलों के गंभीर परिणामों की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। बता दें कि इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के हवाई हमलों में उसके 20 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। पीएमएफ ने बताया कि इन हवाई हमलों में इमारतों, वाहनों और सैन्य उपकरणों को भी अलग अलग स्तर पर नुकसान पहुंचा है। जानकारी के लिए बता दें कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जैसे अल हशद, अल शाबी भी कहते हैं, ये इराक का एक आधिकारिक सरकारी सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों का संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2014 को आईएसआईएस से मुकाबला करने के लिए शिया मिलिशिया समूहों को मिलाकर की गई थी। वर्ष 2016 में इराक की संसद ने एक कानून पारित कर इसे आधिकारिक सरकारी बल का दर्जा दिया था। ईरान और अमेरिका का युद्ध रोकने की जगह अब फैलता हुआ दिखाई दे। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास परमाणु हथियार आए। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस संघर्ष का कोई सफल निष्कर्ष नहीं निकल सका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान वॉशिंगटन के साथ समझौता करने को बेहद इच्छुक है और उसने मूल रूप से ये मान लिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो अमेरिकी सेनाएं फिर से हमला शुरू कर सकती हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे और वो ये बात समझते हैं। हमने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया है और वो किसी भी तरह डील करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने ईरान के उन बयानों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि न्यूक्लियर मामलों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ट्रंप ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बहुत अच्छी चर्चा के बीच में होते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे हैं या हमने न्यूक्लियर पर चर्चा नहीं की, जबकि हमने सिर्फ उसी पर चर्चा की क्योंकि उनके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। वो ये समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान असल में अमेरिका की मांग मान गया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है।
मैं बस इतना चाहता हूं, उनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो असल में इस बात के लिए मान गए हैं, हमें बस उनसे इसे आधिकारिक करवाना है। वो इसके लिए सहमत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वे और ज्यादा सैन्य कार्रवाई के बजाय किसी समझौते को प्राथमिकता देंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने समझौता करने से इनकार किया तो वो ईरान के पुलों, बिजली घरों और दूसरे बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका पिकेक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है, जहां खबर है कि ईरान निर्माण और किलेबंदी का काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने उनके परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया था और अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें पिकेक्स को भी नष्ट करना होगा। हम उसे बहुत आसानी से नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कहा, हॉर्मूज से आने जाने पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल है और वो सिर्फ चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने दे रही है। एक समझौते की रूपरेखा बनने के बाद वॉशिंगटन ने अपनी नाकेबंदी में ढील दी थी, लेकिन ईरान के समझौते को तोड़ने के बाद इसे फिर से लागू कर दिया। यहाँ से सिर्फ वही जहाज गुजर पाते हैं जिन्हें हम गुजरने देना चाहते हैं। हमारी नाकेबंदी इतनी मजबूत है कि कोई भी इससे गुजर नहीं सकता। बता दें कि ईरान और दुनिया की 6 बड़ी ताकतों के बीच 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में अमेरिका को उस समझौते से अलग कर लिया था। चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे इन बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया से मैं शुरुआत करूंगा। सर, जिस तरह के अमेरिका ईरान के बीच में अब हालात उत्पन्न हुए हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और इसमें इजराइल की भूमिका आपको कहाँ समझ आती है? सबसे पहले व्यूअर्स को, मेरे को पैनलिस्ट को और आप सबको जय हिंद, नमस्कार। ईरान और यूएस की वॉर आज चालू हुए काफ़ी दिन हो गए और आपने देखा होगा कि इनिशियली ये वॉर जो थी एकदम जोर शोर से स्टार्ट हुई, उसके बाद ये एक स्लो पेस के ऊपर आ गई और बीच में छोटे छोटे युद्ध विराम भी देते हैं। इसमें जो दो मेन चीज़ें हैं जो कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का बंद हो जाए, और दूसरा कि जितना तेल वो ईरान बेच रहा है वो डॉलर में बिके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑयल जो ईरान बेच रहा था वो युआन में बेच रहा था चाइना को, और बाकी कंट्रीज को भी लोकल करेंसी में बेचना उसने शुरू कर दिया था। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि इसको देखा देखी बाकी देश भी तेल जो है वो डॉलर को छोड़ के लोकल करेंसीज में डील करना शुरू कर। अभी उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और जो आज के हालात हैं, आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान जहां पर भी यूएस के बेसिस को देखता है, जहां से वो पोटेंशियल थ्रेट देखता है अपनी कंट्री को, वो उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उसने सारे नेबरिंग कंट्रीज को बता रखा है कि अगर आप यूएस के साथ हो, अगर आप अपने बेसिस यूएस को दे रहे हो, तो आप मेरे एनिमी हो और आप मेरे पोटेंशियल थ्रेट हो। इसी का ह्यूतीज जो हैं वो इनके हुतीज, ये इनके अलाइज हैं, और इन्होंने मिल करके दोनों ने जो दोनों स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक तहलका सा मचा दिया हुआ। विश्व का एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस इन दोनों स्टेट्स के बंद होने से आ रहा है। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि यूएस चाहता तो है अपना इसका न्यूक्लियर सब बंद करने के लिए, लेकिन वो साथ में ये भी नहीं चाहता है कि ऑयल प्राइसेस जो कि $100 के ऊपर चले गए हैं आज की डेट में, वो इतने ज्यादा चले जाएं कि वर्ल्ड में क्राइसिस आ जाए, एनर्जी क्राइसिस आ जाए और सारे के सारे यूएस के अगेंस्ट हो जाए। वो इजराइल को नहीं छोड़ सकता है। इजराइल एक मेजर अलाई है यूएस का, और इजराइल मेजर कंपोनेंट है जो कहता है कि ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहला टारगेट ईरान का होगा अगर वो न्यूक्लियर बना लेता। तो अभी के हालात ऐसे हैं कि ये हालात ऐसे ही चलेंगे थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि जो एक वॉर फाइटिंग पोटेंशियल है वो ईरान का भी कम हुआ है और कॉस्ट ऑफ वॉर यूएस को भी बढ़ी है, और हार्मोस को खोलना इनकी एक मजबूरी है, और ईरान चाहता है कि भाई हर्मोस के ऊपर पूरा नियंत्रण मेरा रहे, जो कि एक अलग सी हालात है। तो ये तो अभी काफी दिन चलेगा,
बीच में रुक रुक के चलेगा, ये कोई जल्दी हल होता है इसका कोई दिखाई देता नहीं। पर हाँ, यूएस इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देगा, ऐसा मेरा विचार। राम श्रीवास्तव का सर, ईरान पहले ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अपने सहयोगी संगठन के जरिए जवाब देने के संकेत दे चुका है। आपको क्या लगता है कि ईरान अगला कदम क्या उठा सकता है, क्या हो सकता है ईरान का अगला कदम? देखिए, ईरान का अगला कदम वही होगा, जहां जहां भी अमेरिकन बेसेज हैं उन पर वो स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। और ऐसे भी समाचार मिले हैं कि अमेरिकन कमांडोज ने बेसेज छोड़कर उन शहरों के, अरब देशों के जहां जहां भी हैं, जैसे जॉर्डन में है, कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, इन सभी जगह पर वो होटलों में शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे मौके में जैसे ही उनको खबर मिलती है कि होटलों में शिफ्ट हुए हैं, तो होटलों पर भी वो अटैक कर रहे हैं। तो इसमें दूसरे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो युद्ध है इसकी कोई सीमा नहीं है। और जहां तक सवाल है हथियारों का, आधुनिकतम हथियारों का उपयोग करने का, लिमिटेशंस हैं। क्योंकि ईरान को ये समझ में आ गया है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक तो खाड़ी के देश से जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो उसका वर्चस्व पूरी दुनिया में गिर जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी उसको ये पकड़ में आ गई है कि अगर कमांडोज उसके ईरान की धरती में उतरेंगे तो काफी अधिक मात्रा में, अभी 50,000 कमांडो जो है जहाजों पर बैठे हुए हैं और अपनी अपनी जगह पर जो कैंप में उसमें रुके हुए हैं। अब अगर वो कमांडोज को जमीन पर उतारता है तो हजारों की संख्या में कमांडोज का जान जाएगी, जो अमेरिकन जनता का भी पसंद नहीं करेगी। निश्चित रूप से ये कमजोरी का फायदा उठाकर ईरान हावी होने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका से टर्म्स एंड कंडीशन अपनी शर्तों पर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी शर्तें आज भी वही हैं। उसकी शर्त है $300 बिलियन हर जाने का दो। दूसरी शर्त क्या है, उसको मान गारंटी दो कि अभी वो हमला नहीं करेगा। तीसरी शर्त उसकी ये है कि लेबनान में जो जगह इजराइल ने ऑक्यूपाई की है वो खाली करें। और इसके लिए हिजबुल्ला, हूतीस, हमास तो लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि हमास फिर भी एक्टिव है, आज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर पूरी तरह खत्म हो गया होता तो इसराइल को गाजा में छुटपुट हमले करने की आवश्यकता नहीं होती। इससे ये पता लगता है हमास अभी भी जिंदा है। और इन सब के लिए सफर कौन कर रहा है? 74,000 लोग गाजा में मर चुके हैं, लाखों लोग जो है बेघरबार हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग हाथ पैर अपने खो चुके हैं। इलाज के लिए उनके पास दवाइयां नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आखिर ये जो मानवता का एक तरह से एक नर्क की दिशा देखने को मिल रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, एक दूसरे पे अविश्वास करने का कारण है। और दूसरे ईरान की वो हठधर्मिता है जिसके तहत वो धार्मिक चश्मा लगाकर इस बात के लिए कहता है कि इस धरती के ऊपर जो है यहूदियों को रहने का अधिकार नहीं है, उनको मार भगाया जाए तो जिहाद हो जाएगा। ये मानसिकता 16वीं 17वीं शताब्दी की थी, उसको आज पुनर्जीवित करते हुए फिर से अगर इसी तरह से उत्पात करेंगे, आतंकवाद और फैलेगा। और पश्चिम के देशों को भी सोचना चाहिए कि बल के बूते पर वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर खत्म किया तो देखिए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खून से लथपथ देखा है, भूख से तड़पते देखा है, क्या वो बड़े होकर और खतरनाक आतंकवादी नहीं बनेंगे? निश्चित बनेंगे। इराक पर जो आज अमेरिका हमला कर रहा है, क्यों कर रहा है? ईरान समर्थित वहां के इराक के कई लोग खड़े हो चुके हैं जिनको कि इराक की मिट्टी से प्रेम था। और वही जो है लोग आज पुनर्गठित होकर जिस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर यह बहाना लगाकर इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनको सत्यानाश कर दिया था, पूरी तरह से रौंद दिया था और चूर चूर कर दिया था। और आज अमेरिका की कंपनियां इराक का तेल एक तरह से चुरा कर ले जा रही हैं डंडे के बल के ऊपर। ये वहां का आम आदमी जो अपनी परेशानियां देखता है और वो ये देखता है कि उसके पास इतनी धन संपदा तेल की है, और वो कौन ले जा रहा है अपनी ताकत के बल पर? पश्चिम के देश, वहां की कंपनियां।
तो निश्चित रूप से उनका खून खौलता है, और वही एक कारण है कि वो भी अब धीरे धीरे ईरान के साथ शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब, इमीरात और बाकी कुवैत, इन सब की मजबूरी ये है कि अगर वो अमेरिका का अम्ब्रेला छोड़ देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर तालिबानी शासन ना लागू हो जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में ईरान की जो शासन प्रथा है, इस्लामी कंट्री कहने के लिए है, लेकिन वहां जिस तरह से वहां पर सरकार के ऊपर, फौज के ऊपर जो एक सुप्रीम कमांडो बैठता है, धार्मिक गुरु, वो कभी भी यहाँ के अरब के देश नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर शेख, सुल्तानों का, अमीरों का वर्चस्व नहीं रहेगा। यही कारण है कि उनकी मजबूरी है अमेरिका के अम्ब्रेला में रहने की, और ईरान की मजबूरी ये है कि अब अगर वो सच में मानवता के हित में कुछ करना चाहता है तो उसको, जैसा कतर अब प्रयास कर रहा है, एमिकेबल समझौता कर लेना चाहिए, जिससे उसकी इज्जत भी बची रहे और अमेरिका की हट भी पूरी हो जाए और हार्मोज खुल जाए, जिससे कि दुनिया का जो ऊर्जा का संकट है वो टल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। अभी तो दोनों ही अपने जोश में, घमंड में या ताकत के बल पर संघार कर रहे हैं, और ये संघार किस स्थिति तक जाएगा फिलहाल अनुमान लगाना बहुत कठिन है। बिल्कुल सर, साहिल जी। मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका सर, मैं रुक करूंगा ब्रिगेडियर सर का। सर, अमेरिका के खाड़ी क्षेत्र में कई सैन्य अड्डे मौजूद हैं और मौजूदा हालत में इन ठिकानों पर खतरा कितना बढ़ गया है और अमेरिका उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की अतिरिक्त सैन्य तैयारियां कर सकता है? देखिए, अधिकांश देशों के अंदर जो कि अपना खाड़ी के देश हैं, वहां पर यूएस ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? क्योंकि उसने एक फिलॉसफी बेची थी कि भाई आप डॉलर में ट्रेड करो, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। और उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रोटेक्शन उसको खाड़ी के देश से ही दिलानी पड़ेगी। अब जितने भी उसके सैनिक अड्डे हैं, वो एक ग्रिड रेफरेंस उनका सबका नापा हुआ है। रशिया और चाइना जो है उनको लाइव उनकी स्ट्रीमिंग दे रहा है अपना ईरान को। उनको एक्चुअल मौके पे जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो ऐसे उन सैनिक अड्डों को देख पा रहे हैं कि भाई उसके अंदर क्या हरकत चल रही। अभी यूएस की बात आती है तो फौज के अंदर या किसी भी एक स्ट्रैटेजी को बनाते वक्त डिसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, और आपने कभी भी अपना पोटेंशियल टारगेट खुल के नहीं बताना होता। अगर डिसेप्शन करना है तो आपको क्या करना है? आपको अपने आदमियों को वहां से निकालना है। अपने आदमी को निकाल करके आप कहाँ रखोगे? अगर अलग जगह पे रखोगे तो उनको वहां अटैक कर देंगे। तो आपने उनको पब्लिक में मर्ज कर देना है। तो जैसे कि को पैनलिस्ट ने भी बताया, कुछ लोगों को उन्होंने होटल्स में रख दिया है। होटल्स वाली बात तो सार्वजनिक है कि वो होटल्स में रख दिया है। बाकी कुछ को हो सकता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स बना करके उनको कहीं और से भी ऑपरेट करा रहे हों। दूसरी बात, उन सबको बचाने के लिए उन्होंने अपना एक शक्तिशाली एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है, जो बीच में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी, क्योंकि अपना यूएस ने भी थोड़ा सा कैजुअली ले रखा हुआ था कि भाई इधर कौन सा हमला होने वाला है। अभी जब हमला एक्चुअली हो गया है तो कई बार क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज आगे पीछे होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम जेएंडके में भी देखते हैं, कभी भू संकलन आ जाता है, कुछ आता है, हम जेसीबी की मशीनें इधर उधर से मंगा लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सारा इकट्ठा करके और अपने इन सारे एयर बेसेस को अभी सिक्योर कर लिया है। एयर बेसेस एक सबसे अहम जगह होती है जहां से चल के आप किसी भी दूसरी दुश्मन के ऊपर या दूसरे देश के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। तो एयर बेसेस और बाकी इनके जो अभी के बेसेस हैं वो तकरीबन तकरीबन सुरक्षित हैं। हाँ, अगर कोई 1000 मिसाइल फायर करेगा तो एक दो मिसाइल तो उसके एयर डिफेंस में से, उसकी क्षमता से जब बाहर हो जाता है, उससे निकल करके हो सकता है कि वो पहुंच जाए। लेकिन हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि अभी ईरान अंधाधुंध मिसाइल फायरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने भी अपना जो सारा सिस्टम था वो काफी हद तक एक्सपेंड कर दिया हुआ है। अभी नौबत ये आ गई है कि वो चाइना से अपना 300 से 400 शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ले रहा है। वो वहां से QW12 और FN16 मिसाइल्स ले रहा है। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, चाइना ने बोला हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन
यूएस ने चेक किया है और यूएस ने चेक करके रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ओपन सोर्स में आ रखा है कि भाई वो दे रहे हैं, और देने का रास्ता भी उन्होंने बता दिया है कि भाई वो वहां से निकाल करके आप यू अपना पाकिस्तान तक फ्लाइट में भेज देंगे, चार्टर एयरक्राफ्ट में भेज देंगे, और वहां से वो लैंड रूट से चुपचाप नीचे भेज देंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक एयरक्राफ्ट अपने बेसिस, अपने सैन्य अड्डे जितने भी यूएस के हैं वो अभी ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब वो इधर इसराइल से अपना चाइना से सामान मंगाना शुरू कर दिया ईरान ने, इसका मतलब उसके रिसोर्सेज जो हैं वो काफी ज्यादा डिप्लीट हो गए हैं। वो बिल्कुल अपना कारगर होने के लिए ही कभी भी फायर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल, बड़ी अहम बात है सर, ये खबर सामने आई है। मैं रुक करता हूं डॉक्टर राम शर्मा सर का। सर, यदि अमेरिका और ईरान के बीच इसी तरह जवाबी हमले जारी रहते हैं तो क्या ये संघर्ष लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और लाल सागर को कितना प्रभावित कर सकता है और कर भी रहा है, और क्या पूरे पश्चिम एशिया में इसकी स्थिरता देखना शुरू होगी है? देखिए, इसके कारण जो है पश्चिम जगत में पूरी तरह से एक तरह से आर्थिक संकट तो आ ही चुका है। रेड सी के अंदर हुतीज ने अपना कब्जा जमाने का पूरा प्रयास कर लिया है। भय की वजह से, डर की वजह से, आक्रमण का अंदेशा होने के कारण जो है जो आपके मर्चेंट शिप्स हैं उधर उन्होंने जाना कम कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका कम्युनिकेशन लिंक है, सामान का जो चेन है, वो सब जो है बिखर जाएगी। लोगों के पास जरूरत के सामान नहीं पहुंचेंगे, खाने पीने की परेशानी होगी। यही एक कारण है कि बहुत भी महंगाई जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की भूमिका इस समय बड़ी डामाडोल है, दो नावों पर सवार है। एक तरफ तो उसने सऊदी अरब इमीरात में 13,000 के करीब अपने सैनिक भेज दिए हैं, 10 जो है फाइटर जेट भेज दिए हैं, और उसने एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज दिए है चाइनीज। और दूसरी तरफ वो चाइना का माल जो है, हथियारों की सप्लाई जो है ईरान को सप्लाई कर रहा है। उसको तो सिर्फ कटोरा लेकर दोनों तरफ जहां भी पैसे मिलते हैं वो मांग रहा, उसका कोई इथिक्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये अधिक समय नहीं चलेगा। निश्चित ही अगर उसने नाभिकीय शस्त्रों का आदान प्रदान करने की कोशिश की या इस बात की संभावना हुई, तो आप ये मानकर चलिए कि इसराइल जो है पाकिस्तान के ऊपर अगला हमला जरूर कर देगा, और मुल्ला मुनीर का वो आखिरी दिन होगा। अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एक तो आंतरिक विग्रह के कारण, और दूसरा उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है, कि वो चीन से माल लेकर वो बेच रहे हैं किसको, ईरान को। ईरान से बदले में ले रहे हैं तेल। वो तेल जो है ब्लैक मार्केट में मुनीर की कंपनी उन्होंने बना रखी है, वो महंगे दामों पर दुनिया में बेचकर अपना कमीशन कमा रहे हैं। तो ये अधिक समय तक नहीं चल पाएगा, और यही एक कारण है कि निकट भविष्य में ये युद्ध का असर आपको पाकिस्तान में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस देश की जनता विद्रोह कर रही है और बाहर से अगर आक्रमण होता है तो देश का जो है पाताल में जाना बिल्कुल निश्चित है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्या और ज्यादा फैलेगा? ये ज्यादा तो नहीं फैलेगा, क्योंकि गृह युद्ध में तो नहीं बदल, ये विश्व युद्ध में तो नहीं बदल सकता, क्योंकि रूस अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। चीन तो शुद्ध व्यापारी आदमी है, उसको अपने बिजनेस के अलावा किसी चीज की चिंता नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका असर जो है एक तो टर्की में होगा, होता भी जा रहा है। क्यों, टर्की में ऑलरेडी 2015 में जो विद्रोह हुआ था उससे उन्होंने लाखों लोगों को जेल में ठूंस रखा है, हजारों लोगों को गायब कर रखा है, पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वहां की भी जनता बहुत ज्यादा एर्दोगन के विरुद्ध है। लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि वो अब इससे ज्यादा आगे पीछे कोई विद्रोह नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ये युद्ध की जो सीमाएं हैं, जैसा कि जेलेंस्की ने बोला था, ईरान ने ईरान ने उनके जहाजों पर आक्रमण किया, जबकि ईरान का कहना है कि काला सागर में जो आक्रमण किया था वो जेलेंस्की ने किया था, जिसमें कुछ भारतीय नाविक भी मारे गए थे। और जेलेंस्की ने तो क्लियर कट कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया के सिपाही हैं वो युद्ध में लड़ रहे हैं। इससे ये तो पता लगता है कि ये जो अभी युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का हो या अरब देशों का हो, ये कब कौन सी सीमा ले लें इसका आकलन करना मुश्किल है। क्यों, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि लेबनान का आधे के करीब हिस्सा अब इसराइल ने रेड जोन बना दिया है। कभी किसी ने नहीं सोचा था इस मौके का फायदा उठाकर
वेस्ट साइड में इजरायली जो कब्जा किया हुआ है अवैध, वहां वो गोली मार मार कर लोगों को भगा रहे हैं और अपना कब्जा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनार्की चल रही है, डकैती चल रही है, और इसमें सफर कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है, गरीब लोग कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और यहाँ आकर देखने को मिलता है कि जो मानव अधिकार है वो सो रहा है, वो कुछ देशों की उंगलियों पर नाचने वाला एक तमूरा बनकर रह गया है। निश्चित ही ये एक दुखदाई स्थिति है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी अंत हो और लोगों को सद्बुद्धि दे। तो ये होना भी चाहिए। मैं ब्रिगेडियर सरकार को कहना चाहूंगा, सर क्या इस पूरे संघर्ष में साइबर वार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो ये पारंपरिक लड़ाई से ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं? और आने वाले दिनों में किस प्रकार की आधुनिक युद्ध रणनीति देखने को इस युद्ध के अंदर मिल सकती है? बिल्कुल ठीक जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। आज के युग में साइबर वॉरफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइबर वॉरफेयर से आप अपने घर में बैठे हुए दुश्मन की कई चीजों को इनएक्टिव कर सकते हो। सबसे पहले मैन बिहाइंड द मशीन। जैसे ही यूएस ने लड़ाई चालू की थी, उनके जितने भी कमांडोज थे उन मोबाइल में मैसेजेस आ गए थे कि आप अपने घर में मैसेज दे दो कि अब आप ज्यादा देर नहीं बचोगे क्योंकि आपके ऊपर हमला होने वाला है, हमें आपकी लोकेशन पता। साइबर वॉरफेयर में आप कई ऐसे इंपॉर्टेंट वॉर मशीनरी होती है जिसको आप ब्रीच कर देते हो, और आप उसको जब वक्त आने पे जब दुश्मन इस्तेमाल करना चाहे तो वो नाकामयाब हो जाता है और उससे उसको इस्तेमाल नहीं करता। ड्रोन वॉरफेयर एक नई चीज निकल करके आई है जो कि हमने ऑप सिंदूर में भी देखा था, और अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। जहां आपने अरबों डॉलर के, आपने अरबों अरबों खरबों डॉलर के हवाई जहाज उड़ाने हैं, वहां पर आपने थोड़े से कुछ हजार चंद डॉलर, कुछ मतलब चंद तो नहीं बट उससे कंपैरिजन में एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में आपने ड्रोन उड़ाने हैं, और वो भी तकरीबन तकरीबन वही काम करके आ रहे हैं। और कि उसमें तो लाइफ का थ्रेट भी, पायलट का भी जाने का कोई थ्रेट नहीं। और तीसरी बात यह है कि हाँ, जहां तक बात है कि संघर्ष कहां तक चलेगा, तो मैं ये समझता हूँ ये संघर्ष न्यूक्लियर तो है ही है। न्यूक्लियर तो एक बोन ऑफ कंटेंशन है ही है। या तो यूएस मान ले कि इसका न्यूक्लियर खत्म हो गया और वॉर खत्म कर दे, या अगर नहीं मानता है तो ये काम काफी देर तक चल सकता है। लेकिन जो वॉर है वो चार चीजों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, क्या है वो चार चीजें? सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। यूएस अपना कंट्रोल चाहता है और चाहता है कि फ्री हो जाए। ईरान अपना कंट्रोल चाहता है, इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। ऑयल प्राइसेस, यूएस कभी भी वॉर को एस्केलेट नहीं करेगा कि ऑयल प्राइसेस $150 अ बैरल पहुंच जाए। 110 के ऊपर अगर जाने लगेगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी हिलनी शुरू हो जाएगी, और यूएस को, जिससे वो कहते हैं ना कि एक बेइज्जती सहनी शुरू हो जाएगा, और उसका जो वर्चस्व है उसके ऊपर भी एक निशान पड़ना शुरू हो जाएगा। रीजनल सिक्योरिटी, जो कि यूएस ने रीजनल सिक्योरिटी का उन्होंने सबको लॉलीपॉप एक दे रखा था कि आप डॉलर में ट्रेड करो, आप हमारे साथ रहो, आप हमें बेसिस दो, हम आपको रीजनल सिक्योरिटी देंगे। रीजनल सिक्योरिटी उसको गारंटी करके देनी ही पड़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी ईरान की परमिट नहीं करती है कि वो एक लंबे वॉर के लिए चला जाए। हाँ, सिरफिरा होकर थोड़ी देर तक चला सकता है, पर सिरफिरे होने से वॉर्स नहीं जीती जाती हैं, वॉर्स सिर्फ लड़ी जा सकती है। सिरफिरे होने से आप लड़ सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते हो। जीतने के लिए आपको वेपन्स वो सब कुछ चाहिए। बैकडोर चैनल चल रहे हैं लेकिन काफी देर तक वो भी नहीं चलेंगे। यूएस कॉस्ट एस्केलेशन नहीं चाहता है, यूएस नहीं चाहता है कि उसका ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो उसके ऊपर हो जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये छुटमुट चलता रहेगा, और थोड़ा सा लंबा टाइम चलेगा जब तक कि ईरान का फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और बाकी सब चीजों से थोड़ा सा ब्रेकडाउन नहीं हो। देखिए, कूटनीति आजकल बड़ी सिमट कर अपने अपने देशों के लिए स्वार्थ पूर्ति के लिए हो गई है। हर देश इस समय, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो,
देखिए, नाटो का जो एक संगठन था बहुत ढीला पड़ चुका है, और जिस तरह से खुल करके ट्रंप ने नाटो के राष्ट्राध्यक्षों की खिल्ली उड़ाई है, उसको देखकर लगता है कि उनके बीच में बहुत डिफरेंस हो गया है। लेकिन फिर भी डर की माहौल कहिएगा, उनको मजबूत होना पड़ रहा है, और एक दूसरे को मदद करने के लिए वो किसी न किसी लेवल पर मौजूद है। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई है कि निकट भविष्य में आपको डॉलर की सुप्रीमेसी का पल्ला छोड़ना पड़ेगा, तभी जो है मानवता सुरक्षित रह सकती है। अब वो समय आ गया है जब छोटे-छोटे देश मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और वो एक यूरोप के लिए एक बहुत फायदेमंद होगा। और रहा सवाल अमेरिका की जो हठधर्मिता है ट्रंप की, खास करके जो अनावश्यक अपना रुआब और अपनी रुतबा और अपना अधिकार पूरी दुनिया के जो एक थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़रूर धक्का लगेगा, और वो तभी हो सकता है जब दुनिया के सभी देश डिप्लोमेसी के आधार पर चलें। और वो कूटनीतिक क्या होना चाहिए, वो भारत से दुनिया के देशों को सीखना पड़ेगी, तभी चलेगा काम। क्योंकि अभी हालत ये है कि भारत इस भीषण ऊर्जा संकट के दौरान भी आप देखिएगा, अगले 6 महीने तक ऊर्जा का हमारे पास पर्याप्त प्रबंध है। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कई देशों के साथ संबंध सुधार लिए हैं। हमको रत्ती भर चिंता नहीं है कि ट्रंप नाराज हों या खुश हों, क्योंकि वो आज क्या कहते हैं, सुबह क्या कहते हैं, शाम को उनको ख्वाब में पता नहीं कौन-सा भगवान क्या बोल जाता है, फिर कुछ बोलने लगते हैं। अब उन्होंने दोष दिए, हम 100% आप पर टैरिफ लगाएँगे। अरे 100 नहीं, 500 लगा दीजिएगा, परेशान कौन होगा? आप ही के लोग परेशान होंगे। आज वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों जेनेरिक दवाइयों पर आपने जो है बंदिश लगा रखी है, हाई टैक्स लगा रखा है। वहाँ दवाइयाँ इतनी महँगी हो रही हैं, तो टैरिफ से नुकसान किसको हो रहा है? हमको तो टेम्परेरी हो रहा है, लेकिन आपको तो पूरी जनता आपकी त्राह-त्राह कर रही है। आज देखिएगा उनका कैसा एक राजनीतिक चरित्र बन गया है कि कनाडा से कहते हैं तुम्हारे यहाँ का धुआँ क्योंकि हमारे यहाँ आ रहा है, इसलिए हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। अब ये कौन-सा तुक है? क्या कनाडा ने जानबूझकर वो आग लगाकर धुआँ अमेरिका की तरफ भेजा है? ये प्राकृतिक आपदा, उनके यहाँ भी तो सैन फ्रांसिस्को में और दूसरी जगह आग लगती रहती है। इस समय आपके फ्रांस में आग लगी हुई है, स्पेन में आग लगी हुई है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं का कारण जो है, वो अपने राजनीतिक हविष्य निकालने के लिए करते हैं। ये एक इतिहास में एक अनोखी घटना है। निश्चित ही भविष्य भी इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप के इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जहाँ ये अरब के देशों के प्रति कब तक चलेंगे, तब तक ये युद्ध इसी तरह से कभी भड़केगा, कभी कम हो जाएगा, फिर भड़केगा, फिर कम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अधिक समय तक दुनिया के सब देश इस तरह के संकट को झेल सकेंगे। इसका कुछ ना कुछ निदान तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी। से जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं दिखाई देता। हर नई सैन्य कार्रवाई के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व शांति पर खतरा गहराता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जवाबी हमलों का ये सिलसिला कहीं एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। अब पूरी दुनिया की नजर ईरान की अगली रणनीति, अमेरिका की आगे की नीति और वैश्विक शक्तियों की कूटनीतिक पहल पर टिकी है। फिलहाल उम्मीद यही है कि हथियारों की जगह बातचीत का रास्ता निकले। अर्थ डिबेट विद साहिल के दिन में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।